अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। पार्टिसिपेंट्स पहुंचे नहीं हैं अभी तक। सर आ रहे हैं। तो लास्ट वीक जो हमने स्टडी किया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक जी। तो मार्केटिंग प्रिंसिपल्स हम स्टडी करते हुए आ गए थे। मार्केटिंग का प्रोसेस और प्रिंसिपल हमने देख लिया था, और लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग मिक्स की बात जो है वो स्टार्ट की थी। उसमें हमने देखा था कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो तमाम वेरिएबल्स हैं, टूल्स या एक्शंस हैं जिनको कि कंपनी यूज़ करती है टू मीट द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंस करती है अपने कस्टमर्स को, ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो डायरेक्ट हो सके इन फेवर ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। और दूसरे लफ्ज़ों में जी, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स का वो मिक्स एक एज एन एक्टिविटीज़ के तौर पर हम उसे मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। और इसमें 4 पीस हैं हमारे पास: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक जी। तो प्रोडक्ट की हमने ये बात की थी कि वो तमाम कंबाइंड ऑफरिंग्स हैं जो कि एक सेलर ऑफर करता है टू द कस्टमर, and anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption। और ये सारी चीज़ें जो कि सेटिस्फाई कर सकें कस्टमर की वांट और नीड को। इसके साथ साथ सबने ये भी कहा था कि गुड्स हों, सर्विसेज हों, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हो, वो सारी प्रोडक्ट के एज ए प्रोडक्ट हम उसको टर्न कर सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और मार्केटिंग इन जनरल। तो सर्विस एज अ प्रोडक्ट की हमने ये एग्जांपल देख ली थी। ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए ये ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूसली ऐसी प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करते रहे और मैन्युफैक्चर करते रहे द प्रोडक्ट दैट कैन इम्प्रूव द हेल्थ आउटकम्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक जनरल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो इस तरह की प्रोडक्ट्स को डिस्कवर और मैन्युफैक्चर करे जो कि पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि ये चीज़ें रिलेटेड हैं हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। आवाज़ क्लियर है सबको? स्क्रीन आ रही है सबके पास? यस सर, क्लियर स्क्रीन में आ रही है। ओके जी। फिर हमने ये देखा था कि जी हमें किस तरह से प्रोडक्ट जो है वो डिस्कवर या मैन्युफैक्चर करनी है, वो प्रोडक्ट्स बनानी है जिनको कि हम सेल कर सकें, बजाय ये कि हम इन्वेंशंस ऐसी करते हैं जिसकी कि मार्केट में कोई नीड
या डिमांड ना हो या वो प्रोडक्ट यूटिलाइज ना हो सकती हो मार्केट में, तो ऐसी इन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशन तो अच्छी रहेगी, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी और ऐसी इन्वेंशन का कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। इसी वजह से किसी भी कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में मार्केटिंग का इनपुट जो है वो ज़रूरी समझा जाता है। मार्केटिंग इस पॉइंट से वर्कआउट करता है कि जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं फ्यूचर में, उसकी कंजम्पशन, उसकी डिमांड्स या नीड्स जो है वो मार्केट में किस तरह से रहेंगे। ठीक है, इसी वजह से हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसका जो सेलिंग प्रोसेस है वो प्रोडक्ट के बनने के बाद स्टार्ट होता है, जब हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद हो। लेकिन प्रोडक्ट के आइडिया के टाइम से लेकर हमारे पास मार्केटिंग काम कर रही होती है एज एन होमवर्क, जो कि कंपनी करती है ताकि फिगर आउट कर सके कि मार्केट में इसकी क्या नीड होंगी, क्या नीड्स हैं, और नीड्स के अगेंस्ट कंपनी को क्या प्रोडक्ट बनानी चाहिए। ठीक जी, तो एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की इवॉल्विंग नेचर जो है वो किस तरह से देखी जा सकती है। अगर सिर्फ हम सिंपल लफ्ज़ों में कहें किसी भी गिवन मेडिसिन को या मेडिसिनल प्रोडक्ट को, तो उसका जो मेन थेराप्यूटिक बेनिफिट है उसे हम एज एन ओल्ड व्यू में देखते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट में उसका कस्टमर बेनिफिट क्या आता है, और उसमें सिर्फ एग्जिस्ट करता है एक थेराप्यूटिक बेनिफिट। जैसे कि अगर एक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग पिल है, तो उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा कि पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो रेगुलेट होंगे, कंट्रोल होंगे, और विद इन जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो गिवन वैल्यूज हैं उसमें मेंटेन रहेंगे। और क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है एक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग पिल का। इमरान खान। इमरान खान, और क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक एक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग पिल का। सर अभी ज्वाइन किया सर मैंने। अच्छा 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 जी, अच्छा अच्छा जी। तो शाहिद। सर यही हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लोअर होगा इसका। ठीक है जी, यही हो सकता है, लेकिन जब ये अब एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये हो सकते हैं जनाब कि एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग पिल जो है वो ज़्यादा एफिकेशियस हो, उसमें सेफ एंड एक्टिव सब्सटेंसेस यूज किए जाए जिसका कि कस्टमर बेनिफिट मिलेगा, एफिकेसी एंड सेफ्टी। ठीक है जी। एक पेशेंट फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस उसकी बना दी जाए, पेशेंट फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस हो, उससे कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा पेनलेस यूज़ का। यानी कि एक बुनियादी बेनिफिट के साथ साथ जो मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बेनिफिट मार्केट किए जा सकते हैं एक कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग पिल का, वो उसकी एफिकेसी एंड सेफ्टी का बेनिफिट है, जो कि एक मॉडर्नाइज्ड प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो पेशेंट को मिलेगा। इसी तरह से अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को पेशेंट फ्रेंडली किया जाए, उसके डोजेज फॉर्म्स पेशेंट फ्रेंडली किए जाए, पेशेंट की कन्वीनियंस को उसमें लाया जाए, तो उससे भी एज अ मार्केटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को पेनलेस यूज मिलेगा किसी डिवाइस। अच्छा जी। इसी तरह से डिजीज मैनेजमेंट सर्विसेज का बेनिफिट पेशेंट को मिल सकता है कि उसकी जो थेरापी है या थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं वो उसको अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस मिलेंगे। कोई ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आपने कभी पढ़ी है कोई? किसी ने कभी कोई ट्रीटमेंट गाइडलाइन का कोई आइडिया है? सर JNC7 गाइडलाइन पड़ी थी हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो क्या गाइडलाइंस क्या करती हैं बेसिकली?
थेरेपी को यानी जो हम डिजीज के लिए जो मैनेज कर रहे हैं उसको उस हिसाब से मैनेज करेंगे, उस हिसाब से मेडिसिन देंगे जो गाइडलाइंस हमें रिकमेंड करेंगी। ठीक है, यानी कि आपको जो है वो हमें एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड करेंगी कि जिन चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है मौजूद है, उस एविडेंस की बेस पर, बजाय ये कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पर चीज़ें करें, जो एविडेंस बेस्ड चीज़ें होंगी उनके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। ठीक है जी। आप इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारी प्रोडक्ट है मेटफॉर्मिन, ठीक है, तो ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स की एक जो है वो लंबी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन तकरीबन जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंड करती हैं डायबिटिक पेशेंट की इनिशियल थेरापी को मेटफॉर्मिन को। कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, जब एक पेशेंट डायबिटिक डायग्नोस होता है तो डिपेंडिंग ऑन इट्स हिज और हर HbA1c एंड अदर ग्लूकोज रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बेस पे या तो पेशेंट को लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट पे लाया जाएगा। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट पे अगर उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल रहता है तो उसी को कंटिन्यू किया जाएगा, और अगर उससे कंट्रोल नहीं हो पाता तो फिर ओरल एंटी डायबिटिक स्टार्ट किए जाएंगे और उसमें फर्स्ट चॉइस रहेगी मेटफॉर्मिन। राइट। तो अब अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मेटफॉर्मिन है तो ये इसे हम मार्केटिंग के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं कि जी ये मेटफॉर्मिन हमारी प्रोडक्ट रिकमेंडेड है एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर डायबिटिक मैनेजमेंट एट इनिशियल लेवल। राइट। अच्छा जी। देन उसके साथ साथ कोई इनोवेटिव डिजीज प्रिवेंशन आइडियाज इसके साथ जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड किए जाएं, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के हवाले से, और उसकी जो डाइट है उसके हवाले से, एक्सरसाइज और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें उसके पेशेंट को या पॉपुलेशन को उस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एजुकेट किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू द मार्केटिंग किस तरह का है, कम्प्लीटली जो है वो कमर्शियल है या पेशेंट ओरिएंटेड है। एक जनरल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा कमर्शियल हो सकता है, लेकिन एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का ज़्यादा फोकस जो है वो पेशेंट की वेल बीइंग पर होना चाहिए, बजाय कि अपने जो है वो प्रॉफिट्स के ऊपर। पेशेंट वेल बीइंग जो है वो प्रायोरिटाइज करेगा एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका बेनिफिट पेशेंट को मिलेगा एक हियरिंग का। ठीक, इसी तरह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें पेशेंट माइंडेड, एनवायरनमेंट माइंडेड एंड कॉस्ट माइंडिंग में कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी और इकोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा। ठीक, एंड देन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी फॉर ऑल मैनकाइंड, किसी एक मार्केट तक वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ना हो, उसकी ग्लोबल अवेलेबिलिटी हो, तो उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है यूनिवर्सल एक्सेस का, कहीं से भी उसको वो प्रोडक्ट मिल सकती है। जैसे कि कल जो WHO का बयान आया है कोविड की रिलेटेड वैक्सीन से कि जी उसकी फेयर अवेलेबिलिटी जो है वो पॉसिबल बनाई जाएगी। WHO का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं उनकी अवेलेबिलिटी फेयर होनी चाहिए, विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सबको उसकी एक्सेस जो है मिलनी चाहिए बराबर। तो ये वो कुछ डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के जिनके अगेंस्ट सर्टेन बेनिफिट्स पेशेंट को मिलते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स एज अ मार्केटिंग टूल यूज किए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमने लास्ट सेमेस्टर में किसी टॉपिक में स्टडी किए थे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शायद के प्रोडक्ट मैनेजमेंट में किए हों। ठीक जी। तो कस्टमर्स अब क्या बाय करते हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक बाय करते हैं या बेनिफिट बाय करते हैं? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं वो क्या चीज खरीदते हैं? बुशरा, आप बताइए बेटा।
सर बेनिफिट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि मेडिसिन के लिहाज से हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के बेनिफिट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी जाती हैं लेकिन प्रेफरेंस मेडिसिन में बेनिफिट को देखा जाता है। ठीक हो गया। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक फीवर रिड्यूसिंग पिल अगर खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट हमें चाहिए होता है कि फीवर रिड्यूस हो सके। हमारा जो परचेजिंग पॉइंट होता है वो फीवर रिडक्शन प्रॉपर्टी होती है उस प्रोडक्ट की। ठीक जी, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें कि प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और पेशेंट बेनिफिट्स का आपको आइडिया हो सकता है। एफिकेसी, अगर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में एफिकेसी आती है तो जो कस्टमर है उसके लिए उसका बेनिफिट मैटर करता है कि उस एफिकेसी से व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन। एफिकेसी उस प्रोडक्ट की होगी तो पेशेंट का फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक जी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। जब हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सेफ है, हमारी प्रोडक्ट में सेफ्टी है, तो इट मीन्स कि पेशेंट को उस मेडिकेशन यूज़ करने से किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं आएंगी। ये बेनिफिट मिलेगा पेशेंट को और उसका रिस्क फ्री माइंडसेट हो जाएगा। क्योंकि मेडिसिन्स जो है वो टू एज सोर्स हैं, दो धारी तलवार हैं, उनके अपने बेनिफिट्स भी हैं और उनके अपने नुकसानात भी हैं। तो जब हम प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट सेफ है कंपेयर टू डेड प्रोडक्ट या कंपेयर टू द कम्पिटिटिव प्रोडक्ट, तो बेनिफिट जो हम पेशेंट को देना चाहते हैं वो ये है कि जी आपको इस मेडिकेशन के यूज़ से मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं होंगी। एक थेराप्यूटिक बेनिफिट भी मिलेगा, इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं होंगी या कम होंगी। ठीक है। देन टोलरेबिलिटी से, टोलरेबिलिटी ब्रॉड टर्म है, वो डोज रिलेटेड भी है और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इंजेक्शन साइट रेडनेस की। ठीक है। सेफ्टी हमारे पास साइड इफेक्ट से रिलेटेड है और टॉलरेबिलिटी जहाँ पर कितने पेशेंट्स उस गिवन मेडिसिन को टॉलरेट करते हैं एक नॉर्मल डोजेजेस के ऊपर। तो ये टॉलरेबिलिटी का ज़्यादा होना प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक से, और अब वो प्रोडक्ट हमारे इंजेक्टेबल हो, ओरल डोजेज फॉर्म हो या एक एंटी कैंसर प्रोडक्ट हो, उससे रिलेटेड पे उसका पेशेंट बेनिफिट उसको मिलेगा पेशेंट। ठीक जी। अच्छा जी, डोजेज की कन्वीनियंस जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट में आ सकती हो तो उसका बेनिफिट पेशेंट को हेजल फ्री उसकी लाइफ हो जाएगी, इजी एडमिनिस्टर कर सकेगा खुद को। और ट्रेवलिंग का पॉइंट इसमें शामिल होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसुलिन जो है वो दिन में 3 बार लगानी पड़ती हो पेशेंट को, और अगर एक ऐसी मेडिकेशन हो जो कि वो वंस इन अ वीक एडमिनिस्टर करे, तो उसको कहीं आने जाने में अपने साथ इंसुलिन लेकर घूमते रहने में, इंजेक्शन उसके साथ लेकर घूमते रहने की परेशानी जो है वो किसी भी किस्म की नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई मेडिकेशन दिन में 6 बार खानी पड़ती हो, उसके अगेंस्ट अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो दिन में 2 बार एडमिनिस्टर करनी पड़ती हो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट पेशेंट को उसका कन्वीनियंस जो है वो मिलेगी पेशेंट को एज अ बेनिफिट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल हो और हम उसका ओरल फॉर्म डेवलप कर लें या किसी और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बना लें जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट हो सके पेशेंट के लिए, तो वो उसका बेनिफिट पेशेंट को उसकी इजी एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा, हेजल फ्री लाइफ में मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से फार्मूलेशन और इंफॉर्मेशन की बात है। इंफॉर्मेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो पेशेंट को अपनी डिजीज़ मैनेज करने के लिए जब वो खुद चॉइसेस लेता है तो उसके पास इंफॉर्म चॉइस होती है, उसे पता होता है कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा, किस चीज़ से क्या नुकसान होगा। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा जी, अब जो फिजिशियंस हैं वो एक पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को किसी गिवन कॉम्पिटिटिव के अगेंस्ट
क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से ज़्यादा क्यों जो है वो प्रेफर करेंगे। मिसाल के तौर पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में अगर ओमेप्राजोल कैप्सूल है और पेंटाप्राजोल कैप्सूल है, तो कोई फिजिशियन ओमेप्राजोल को पेंटाप्राजोल पे क्यों प्रेफर करेगा और कोई फिजिशियन पेंटाप्राजोल को ओमेप्राजोल पे क्यों प्रेफर करेगा। जी भाई, मरियम मुनीर। मरियम मुनीर, अच्छा जी, यस सर। जी बेटा बताइए। क्या क्या सर? सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। अभी जो है आप बैठे भी ऐसे माहौल में हैं कि आपको मेरी तो आवाज तो मुश्किल से ही आ रही होगी बेटा। जी रुखसार, आप बताइए। रुखसार। जी सर। जी बेटा, सर क्योंकि उस प्रोडक्ट के बेनिफिट दूसरी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। अच्छा ठीक ठीक जी, बेनिफिट ज़्यादा होंगे। ठीक है, सही बात है, बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा होंगे। इसके अलावा भी कुछ मार्केटिंग रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि हम अपनी प्रेसिडिंग क्लासेस में देखेंगे। तो एक फिजिशियन जो है वो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स देख रहा होता है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंपोनेंट्स जो है वो देख रहा होता है। ठीक है, और जब हम एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट कंपोनेंट्स के साथ साथ इकोनॉमिक कंपोनेंट्स का एक मिक्सअप बनता है। प्रोडक्ट कंपोनेंट्स में हमने कोर वैल्यूज और ऑगमेंटेड वैल्यूज जो है वो स्टडी कर रखी हैं हमारे प्रीवियस सेमेस्टर में। कोई याद दिला सकता है कि ये क्या चीज़ें हैं? साद असदुल्ला। जी सर। जी बेटा, ये कोर वैल्यूज और ऑगमेंटेड वैल्यूज में क्या डिफरेंस है? मैं सर अभी नो, मैंने नहीं सुना सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा। तो भाई इसमें सुनने की बात ही नहीं है, तो प्रीवियस सेमेस्टर की बात है कि कोर वैल्यूज और ऑगमेंटेड वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ रखा है। तो अगर आप याद कर पा रहे, रिकॉल कर पा रहे तो बता दें। नहीं कर पा रहे? जी भाई, किसी को भी याद आ गई हुई बात तो बता दें वॉलंटियरली। सर कोर वैल्यूज याद आ रही है, वो ये कि किसी भी कंपनी की जो बेसिक चीज़ होती है जिसके ऊपर वो कंपनी रिलाई करती है और वो उसमें मौजूद होती ही होती है, जो वो जो है क्लेम करते हैं कि ये हमारी कंपनी का हिस्सा है और वो एक्चुअली होती भी है, वो कोर वैल्यूज होती है। ठीक है, लेकिन कोर इसे जी बेनिफिट, कोर वैल्यू बेनिफिट्स होती हैं और ऑगमेंटन उसके सर्विसेज हम दे रहे होते हैं या डिलीवरी दे रहे होते हैं या कोई कस्टमर केयर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो चीज़ होती है। और एक्चुअल प्रोडक्ट इसके अंदर उसकी क्वालिटी, ब्रांड, कलर, स्टाइल, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है ठीक है। तो जो प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले जिस स्टूडेंट ने बताया उसने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में जो कोर वैल्यूज हैं वो एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसको कि कस्टमर बाय करता है या वो वैल्यूज जो कि उस प्रोडक्ट को बनाती हैं। ऑगमेंटेड वैल्यूज जो उस कोर वैल्यूज के साथ इजाफी वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है तो उसके कोर वैल्यू जो है उसकी वो एफिकेसी है जो कि उसने थेराप्यूटिक बेनिफिट प्रोवाइड करना है। इसके साथ अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी के साथ कोई इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो पेशेंट्स के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं
वीकली सेशंस 2 से 3 सेशंस कंडक्ट करके पेशेंट को एजुकेट किया जा रहा है, तो वो उसका ऑगमेंटेड वैल्यू है, वो उसको इजाफी चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। यही प्रोडक्ट अगर पेशेंट को डिलीवर की जा रही है, होम डिलीवरी की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, वो उसका ऑगमेंटेड वैल्यू है। कोर वैल्यूज जो कि सेंट्रल वैल्यूज हैं किसी प्रोडक्ट की, जो उस प्रोडक्ट को वो गिवन प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक है जी, ठीक, याद आ गया सबको? क्लियर है? कोई इसमें शो तो नहीं है? और सर अच्छा जी, तो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स में कोर वैल्यूज हैं हमारे पास, ऑगमेंटेड वैल्यूज हैं। कोर वैल्यूज में हमने प्रीवियसली भी स्टडी कर रखी हैं। एफिकेसी, सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी, स्पीड ऑफ एक्शन, यानी कि ऑनसेट ऑफ एक्शन, जिसको हम कितनी जल्दी किसी प्रोडक्ट का ऑनसेट आ सकता है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, आपने यकीनन पढ़ी होगी कि इंसुलिन में ह्यूमन इंसुलिन हैं और फिर मॉडर्न इंसुलिन हैं। ह्यूमन इंसुलिन में जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 25 to 30 मिनट्स है, राइट। यानी कि लंच करने के बाद कोई डायबिटिक पेशेंट अगर वो ह्यूमन इंसुलिन एडमिनिस्टर करता है तो उसका जो ग्लूकोज लेवलिंग इफेक्ट है वो 30 मिनट्स के बाद आना शुरू होगा, जबकि जो मॉडर्न इंसुलिन हैं वो 5 to 10 मिनट्स में अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। एज अ कोर वैल्यू ये स्पीड ऑफ एक्शन जो है वो यूटिलाइज हो सकता है मार्केटिंग में, जब हम जो कंपटीशन कराते हैं प्रोडक्ट का ह्यूमन इंसुलिन से, या जो हमारे पास बेसिक या पुरानी इंसुलिन से उन प्रोडक्ट्स से। ठीक है जी, क्वालिटी और कॉस्ट को भी कोर वैल्यूज में शामिल किया जा सकता है। ऑगमेंटेड वैल्यूज आप देख लें, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है ऑगमेंटेड वैल्यूज में तो मुझे बताइए, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। इकोनॉमिक कंपोनेंट्स जो है वो प्राइस रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी, जिसमें कि एक्चुअल प्राइस प्रोडक्ट की जो बनती है वो क्या प्राइस है, और फार्म एक सेलर जो है किस प्राइस पे उसको सेल कर रहा है, मार्जिन ज़्यादा रख के सेल कर रहा है या मार्जिन कम रखता है। ठीक जी, एक कम्पिटिटिव प्राइसिंग है हमारे पास, प्राइसिंग के सेक्शन में हम इसे मजीद देखेंगे। प्राइस वैल्यू रिलेशनशिप जो है वो कितना बनता है। एक सेलर अगर एक गिवन प्राइस के ऊपर ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसका इकोनॉमिक कंपोनेंट है, जो कि प्रोडक्ट मिक्स में एज अ मार्केटिंग टूल जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। किसी किस्म के डिस्काउंट्स हैं, ROI कितना मिल रहा है कस्टमर को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हम मार्केट करके बता सकते हैं कस्टमर को कि जी आप जो इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं या एज एन एक्सचेंज सेलर को दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको किस लेवल का बेनिफिट या रिटर्न जो है वो मिल रहा है। ठीक है जी, देन नॉन प्राइस रिलेटेड इकोनॉमिक कंपोनेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, जो कि प्लेस में हम थोड़ा सा और जाके देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट मार्केट में फाइनल जो कंज्यूमर है उसके हाथों तक कितनी आसानी से पहुंच रही है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है वो कितने यूटिलाइज कर रहे हैं हम, क्या उसकी इंटेंसिटी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही चैनल यूज़ किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलने में हार्डल्स क्रिएट हो जाते हैं। चैनल्स की लेंथ कितनी है, मार्केट में कितना ज़्यादा जो है वो हमने पेनिट्रेट किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये चैनल्स आपस में इंटीग्रेशन उनकी कितनी है, एक चैनल पे अगर प्रोडक्ट नहीं मिलती है या उस पर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे चैनल से वो इंटीग्रेट करके और किस तरह से प्रोडक्ट की सप्लाई को मैनेज कर सकता है कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। प्रमोशनल लेवल, प्रमोशनल चैनल्स, एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग एफर्ट, ये हम देखते हैं आगे चल के। पर्सनल सेलिंग एफर्ट में अगर मेरी प्रोडक्ट और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट्स में और वैल्यूज़ में अगर इक्वल है तो एक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही होगी, एक प्रोडक्ट कम सेल हो रही होगी, उसमें शामिल होता है कि जो सेलिंग एफर्ट्स हैं, जो उसके पीछे मेहनत है उसको सेल करने की, वो किस कंपनी की ज़्यादा है। ठीक है जी,
तो ये हो गया हमारे इकोनॉमिक कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट कंपोनेंट्स में कोर वैल्यूज और ऑगमेंटेड वैल्यूज आ गए। ये सारी चीज़ें आपको पता है। एफिकेसी सेफ्टी की ऑगमेंटेड वैल्यूज में ईज ऑफ यूज देखने में आपको पता है। अगर प्रोडक्ट की टेम्परेचर स्टेबिलिटी, कोई प्रोडक्ट फ्रिज में रखनी पड़ती हो, उसके अगेंस्ट अगर हमारी प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर पे रखी जा सकती हो तो वो उसकी एक ऑगमेंटेड वैल्यू है। ठीक है जी। टेम्परेचर स्टेबिलिटी मजीद जो है वो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेगी कस्टमर को उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए अपने पास। शेल्फ लाइफ किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होना कंपेरेटिव टू द कम्पिटिटिव, अगर जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसके वर्सेस अगर शेल्फ लाइफ हम प्रोडक्ट की इंक्रीज करते हैं तो इससे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोडक्ट की वो मजीद एनहांस हो जाएगी। और पेशेंट की भी इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोडक्ट के जो कंसर्न उसके होते हैं कि जी अगर मैं आज प्रोडक्ट ले लूँ तो चंद दिनों में एक्सपायर हो जाएगी, या मैं यूज़ अगर बीच में नहीं मुझे करनी पड़ी तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, जो प्राइस मैंने पी की वो सारी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। तो इसको एज ऑगमेंटेड वैल्यू शेल्फ लाइफ अगर इम्प्रूव की है हमने तो उसको यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स में। पेशेंट एजुकेशन, जैसे आप वंस अगेन एग्जांपल इसकी ले सकते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के पेशेंट में एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। किसी कोई कंपनी अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक एजुकेशन को मैनेज करती है, उन तक एजुकेशन पहुंचाती है, उनके लिए सेशंस कंडक्ट कराती है, उनके लिए ऑन कॉल सेशंस अवेलेबल होते हैं, तो ये ऑगमेंटेड वैल्यू है जो कि डायबिटिक पेशेंट को मिलेगी। डायबिटिक हो या कोई और हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के पेशेंट्स हो, या इसी तरह के और पेशेंट्स जिनको कि एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके लिए। फिजिशियन इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोवाइड की जा रही है वो ऑगमेंटेड वैल्यू में आ सकती है। ठीक है जी। पेशेंट एसोसिएशन को सपोर्ट देना, जो पेशेंट्स की अपनी एसोसिएशंस होती हैं सर्टेन डिजीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ में पेशेंट्स की एसोसिएशन होती हैं और जनरल पेशेंट्स की भी होती हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक डिजीज़ है तो उस डिजीज़ की भी वो एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है। उन एसोसिएशंस को सपोर्ट करना, प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज, प्रोडक्ट की कंपनी की वेबसाइट मौजूद होना जिस पे कि फिजिशियन या कस्टमर पेशेंट जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सके और उस पर क्वेरीज वगैरह पुट कर सके। ब्रांडिंग एक अलग टर्म है जिसको कि हम आगे जाके देखेंगे फर्दर। ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी का सवाल? जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फगानास? नो सर। नो सर नहीं। ठीक जी। तो प्रोडक्ट के बाद देन हम आते हैं जी प्लेस। प्रोडक्ट प्लेस, प्राइसिंग एंड प्रमोशन की हमने बात की थी मार्केटिंग मिक्स में। तो प्रोडक्ट को यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं प्लेस। प्लेस रेफर करती है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसे एक्सपोज किया जाए कस्टमर्स तक, एक्सपोजिंग द कस्टमर्स टू द कंपनीज ऑफरिंग्स in the right place at the right time and in the right condition. अल्टरनेटिव टर्म जो है प्लेस की आती है सप्लाई चेन। एक प्रोडक्ट हमने बना ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हमने डेवलप कर लिए, उसके बेनिफिट्स जो है वो कस्टमर्स को बहुत अच्छे मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई, हमने मार्केटिंग भी उसकी कर दी, कस्टमर्स को बता दिया है कि जी ये हमारी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। हमने उसका जो है वो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स को इकोनॉमिक के कंपोनेंट्स के साथ भी जो है वो एडजस्ट कर दिया। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हुई, जहां से हमारा कस्टमर जनरेट हुआ उसको मार्केट से मिल ना सकी, तो क्या होगा? प्रोडक्ट यूटिलाइज नहीं हो सकेगी और प्लेस से पहले तक की जितनी हमारी एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। इसी वजह से जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है, अमूमी तौर पे तो सारी ही प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो जनरल मार्केटिंग है उसकी भी अगर प्रोडक्ट लॉन्चिंग जब होती है
तो मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होने से पहले वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल की जाती है, पहले प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराई जाती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की जाती है, ताकि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट जो कस्टमर बेस जनरेट हो रहा हो वो रिटर्न ना हो जाए मार्केट से। अगर एक दो बार वो कस्टमर डिमांड लेकर आया मार्केट में और वहाँ से उसको प्रोडक्ट ना मिल सकी तो वो आप उसके बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे दोबारा उस कस्टमर को जनरेट करने के लिए। वो कस्टमर पे रेजिस्टेंट हो जाएगा कि जी ये प्रोडक्ट तो मार्केट से मिलती ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए प्लेस हम रेफर करते हैं एक्सपोजिंग द कस्टमर टू द कंपनीज ऑफरिंग्स इन द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कंडीशन। राइट प्लेस से भी बीन के जहाँ पर के हमारे कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स से कि हमने एडवर्टाइजमेंट जो है वो थ्रू आउट द कंट्री कर दी है, पूरे पाकिस्तान में हम उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारी अवेलेबल सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की मार्केट में है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस तरह की सिटीज़ में, और दूसरी जगह पर वो अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली अगर सीजनल वेराइटीज़ की प्रोडक्ट जो है वो हम बनाते हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि सीजनल वेराइटीज़ जो है वो कब स्टार्ट होता है और कब सीजनल वेराइटीज़ की प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो पीक पर होती है। ठीक है जी। अभी जैसे कि सीजनल वेराइटीज़ का जो है वो टाइम चल रहा है, अगर हम अभी एक कंपनी सोचे कि जी सीजनल वेराइटीज़ के लिए प्रोडक्ट हमने बना के मार्केट में बेचनी है तो उसकी हम मार्केटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम उसका रॉ मटेरियल मंगवाएं, फिर उसकी प्रोडक्शन की प्लानिंग करें, फिर उसके बैचेस तैयार हों, फिर उसकी जो है पैकेजिंग हो, फिर वो कराची में अगर इंडस्ट्री है तो कराची से होते हुए फिर वो पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक वो पहुँचे। पता चलेगा कि जी ये सारा काम होते होते तो सीजनल वेराइटीज़ का सीजन ही निकल गया, तो ये उसका राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम इंश्योर करना है कि जी सीजनल वेराइटीज़ स्टार्ट होने का जो सीज़न है उससे पहले पहले प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाए। ठीक जी। तो राइट प्लेस और राइट टाइम और जिस कंडीशन में पेशेंट एक्सपेक्ट करता है उस प्रोडक्ट को कस्टमर उस कंडीशन में सही सालम उस तक पहुँच जाए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने के लिए, any activity designed to create value and utility by making the products available. Products available होने से itself एक value create होती है प्रोडक्ट के लिए। जिस तरह से कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमने मार्केटिंग कर दी, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम कर रहे हैं, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, कस्टमर जो है वो घर से निकल के आता है, प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड करता है और उसे प्रोडक्ट नहीं मिलती, अब उस कस्टमर का वापस आना जो है उस प्रोडक्ट के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो अल्टरनेटिव टर्म हमारे पास इसकी सप्लाई चेन की है, इसमें सारी वो एक्टिविटीज़ शामिल हैं जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चैनल मैनेजमेंट हो और कस्टमर सर्विस हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी मीन कि जो फाइनल कंज्यूमर है, फाइनल कस्टमर है, उसके हाथों तक हमारी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से पहुंचेगी। ये प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए जितने चैनल्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं उनको मैनेज करना और उसके साथ साथ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना शामिल है प्लेस में। और प्रोडक्ट की मार्केटिंग से पहले हमने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को जो है देखना होता है। जनरल हमारे पास जो चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें मैन्युफैक्चरर। अच्छा जी, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास? ठीक है जी। तो एक जनरल जो स्ट्रक्चर है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन का, फाइनल कस्टमर के हाथों तक प्रोडक्ट पहुंचाने का, वो ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें मैन्युफैक्चरर, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है जी। जैसे कि मुलर एंड फिलिप्स जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है थ्रू आउट द पाकिस्तान, उसके पास डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। इन कंपनीज का स्टॉक जो है वो लार्ज वॉल्यूम में अवेलेबल होता है इसके पास,
और ये डिस्ट्रीब्यूटर के उस गिवन एरिया का, फॉर एग्जांपल अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कराची का है, कराची चूंकि बड़ा शहर है तो इसमें एक से